Good morning, my dear students. This is HN Residential Public School, Aliganj, Eta, Uttar Pradesh. Our school is providing online classes of all subjects on YouTube channel. To find all kinds of videos and all subjects videos on this channel, please subscribe this channel firstly, then notify all the videos which we uploaded on this channel. Hello बच्चों, good morning. Now this is the second part of political chapter first, the Indian Constitution. कल मैंने आपको इस पैरा तक कंप्लीट कर दिया था. आगे हम देखते हैं यहाँ पर शबनम की कहानी है. बच्चों यहाँ पर क्या है, ये जो शबनम है ये अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, बट इसके 2 चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं और अब इसका टाइम हो गया है. कोई इसका फेवरेट टीवी पर शो आता है, प्रोग्राम आता है, उसे देखने के लिए इसकी इच्छा चल रही है. अब चूँकि कल इसकी एग्ज़ाम है, कल इसका टेस्ट है, तो उसके लिए 2 चैप्टर्स रिवीजन के लिए भी बचे हुए हैं. इधर ये अपना टीवी का जो प्रोग्राम है उसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली भी हो रही है. तो इसके चेहरे को देख कर के इसकी माँ, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इसकी माँ ये पूछती है, बेटा आप इतने तनाव में क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम है. तो ये जवाब देती है, क्योंकि ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, दोनों लोग टीवी देख रहे हैं. यहाँ पर देखिएगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ से समझना पड़ेगा. यहाँ पर क्या है, इसके पेरेंट्स जो है वो टीवी देख रहे हैं और शबनम, हालांकि वो टीवी ना देखे, कल उसका टेस्ट है, बट उसके पेरेंट्स टीवी देख रहे हैं, इसलिए उसे थोड़ा सा चिड़न सा होता है. और अक्सर कर होता है घर में, अगर ऐसा बाकी सभी लोग करते हैं और आपका मन नहीं लगता है, और होना भी चाहिए. उन पेरेंट्स को साथ देना चाहिए अपने बच्चों का. अगर उनके बच्चों की परीक्षा की तैयारी चल रही है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो पेरेंट्स को साथ देना चाहिए. वहीं यहाँ पर बच्चों देखने को मिल रहा है, तो अपने वो पेरेंट्स से कहती है, माँ अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मैं भी टीवी देखूंगा. इवन मेरा कल का पेपर है, टेस्ट है मेरा, लेकिन आप लोग अगर टीवी देखना बंद कर दें तो मैं भी नहीं देखूंगी. वैसे तो मेरा भी मन टीवी देखने का कर रहा है. तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा क्या है, सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस. अब यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार के डिसीजंस कई घर में लिए जाते हैं, समाज में भी लिए जाते हैं. हमें वो कार्य करना चाहिए जिसमें किसी दूसरे की स्वतंत्रता की बाधा नहीं उत्पन्न हो. यहाँ पर शबनम की स्वतंत्रता की बाधा हो रही है और शबनम अपना कार्य करना चाह रही है, अपनी टेस्ट की तैयारी करना चाह रही है. उसके सिद्धांतों का नुकसान हो रहा है, वो अपने सिद्धांत को टारगेट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वो टीवी देख रहे हैं. अब यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर एक जो सेकंड सीन है, यहाँ पर क्या है, अब वो उसे क्या लगा. यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, वो सोच रही है कि लास्ट 2 चैप्टर्स मेरे रिवीजन करने को रह गए थे और मैंने वो भी रिवीजन कर लिए, टीवी नहीं देखा. अब उन चैप्टर्स में से कुछ आया भी नहीं. तो यहाँ से एक मानसिकता बदलती है. क्या मानसिकता बदलती है बच्चों, कि मैंने खामखाई में टीवी भी नहीं देखी और मम्मी पापा को भी टीवी नहीं देखने दी और उसमें से कुछ आया भी है नहीं. तो इस प्रकार की वैसे सोच गलत होती है बच्चों की. आया या ना आया वो तो कल की बात है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए. चलिए, हमें अभी मोटिवेट नहीं करना है, अभी हम चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं. तो यहाँ पर बच्चों क्या है, हमारा जो संविधान है, इसी कंडीशन में संविधान जो है हमारी रक्षा करता है. और यहाँ पर उदाहरण के लिए, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स, वो ये सोचते हैं कि जो पार्टी पॉलिटिक्स होता है वो अक्सर कर क्या करता है, पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सो ट्रेंडस दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर्स टू सेट दिस राइट. इसलिए हमें क्या होता है, क्या ज़रूरत पड़ती है, एक मजबूत तानाशाह की ज़रूरत होती है जो इस प्रकार के अधिकारों का पालन करा सके. स्वेप्ड बाय दिस इमोशन they may not realize that in a long run dictatorial rule goes against all their interests. और यहाँ पर
ये भी देखना चाहिए क्या कि जो डिक्टेटोरियल रूल है, जो शासक है, क्या वो अपने बाकी लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, बाकी लोगों के विरोध में जा रहा है? क्या ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही हैं? अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। और जो हमारा संविधान है वो इस प्रकार के बेसिक रूल्स को कभी भी अलाउ नहीं करेगा। और ये क्या करेगा? और प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स टू सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। जबकि हमारा जो संविधान है उसमें क्या है, हमारा ये प्रोविज़न आता है कि हर नागरिक की रक्षा होनी चाहिए और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। फ्रॉम द अबव डिसीजन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। ये जो संविधान है हमारा, वो हमारी प्रजातांत्रिक समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, व्हाई वाज Shabnam happy that she had not watched TV? What would you have done in a similar situation? अगर शबनम की जगह पर आप हैं तो आप क्या सोचेंगे? और यहाँ पर खुश क्यों है उसने टीवी नहीं देखी? क्योंकि उसने अपने अधिकारों की रक्षा में उसने क्या किया कि घर में अगर टीवी चलेगी तो सभी लोग देखेंगे, अदरवाइज़ सभी लोग नहीं देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है एक कॉन्स्टिट्यूशन रूल के बारे में दिया, जो अभी मैंने लास्ट में ऊपर चैप्टर में पढ़ाया था, उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इससे आप कंप्लीट करेंगे, निश्चित रूप से इसे कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा इससे, और मैं समझता हूँ कि आपका चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा। आगे चलते हैं। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज in which the above points get translated into certain ideals and rules by studying some key features of Indian Constitution। इसमें हमारे भारतीय संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स हैं, लक्षण हैं इसके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स क्या? भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जैसे जैसे 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई, द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। कई सदियों से, जो कि कभी पहले मुग़लों का शासन रहा, उसके बाद फिर ब्रिटिश का शासन रहा, तो हमारा देश जो तो कई वर्षों से दूसरे शासकों के अंडर में था। इसलिए एक मौका यहाँ पर आया कि अब हम अपना देश स्वतंत्र कराएंगे और स्वतंत्र देश को किस तरीके से अपनी व्यवस्था मेंटेन करेंगे, उसकी सभी के अंदर चाहत थी। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। और उन्होंने ये सोचा कि स्वतंत्र भारत को हमें क्या देना है और किस तरीके से देना है, ये सभी चीज़ें इन्होंने सोचने का प्रयास किया और कल्पना करने लगे। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स। और जब ब्रिटिश के शासन में थे तभी से वो नियमों का पालन करना सीख गए थे। दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, और उन्हें छोटा छोटा बस थोड़ा सा रोल प्ले करना था अपना अपना, जिससे कि वो इंडिपेंडेंट नेशन को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकें। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल सिस्टम convince Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। सरकार में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे सभी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस होने लगी, इन सभी चीज़ों के बारे में लोग सोचने लगे, इन सभी सिद्धांतों को भी सोचने लगे। इसके साथ साथ क्या हुआ? what remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India। किस तरीके से डेमोक्रेटिक, अब बचा क्या था? डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक सरकार किस तरीके से इंडिया में मेंटेन करनी थी, क्या क्या चीज़ें बची थी उन्हें समझना था, और कौन कौन से फंक्शन बचे हुए थे, कौन कौन से नियम बचे हुए थे जिन्हें समझना था, जिस पे ध्यान देना था, और जिन फंक्शंस पे हमें विचार करना था। दिस वॉज डन नॉट बाय one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly। और ये अकेले नहीं हो सकता था बच्चों, इसके लिए 300 लोगों का एक समूह बनाया गया, और उन समूह ने क्या किया? कंस्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में स्थापित की गई, लोगों की एक सभा, एक संगठन बनाया गया,
और संगठन का उद्देश्य था कि संविधान को बनाना, एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरीके से भारत के संविधान को आगे 3 वर्ष लग गए, इसमें अराउंड 3 years लगे। दीज मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड अ लार्ज टास्क बिफोर देम। और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने बहुत बड़ा ये टास्क मीन्स एक लक्ष्य था कि किस तरीके से वो जल्दी से जल्दी संविधान को पूरा करें और हर व्यक्ति की सुविधा की बात सोचें। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे देश में कई राज्य हैं, कई भाषाएं हैं और कई क्षेत्र हैं और कई बोलियां बोली जाती हैं, कई डायलेक्ट्स यहाँ पर बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर्स, और हमारे हर क्षेत्र में अलग अलग कल्चर, हमारी संस्कृति हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, जिस समय संविधान लिखा गया तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया। जैसे कोई भी अगर पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है तो इन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान देती है, तभी वो राष्ट्रीय पार्टी बन पाती है। इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। इस तरीके से भारत जो था वो एक कंसिडरेबल टर्मोइल बना, मीन्स एक ऐसा देश बना जो कि हर प्रकार की संस्कृति और सभी प्रकार के पार्टीशंस को अपने साथ आत्मसात कर पाया। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट। और अभी एक समस्या भारत के सामने आ गई, क्या कि भारत और पाकिस्तान में आपस में डिवाइडेशन हो गया, पार्टीशन हो गया। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। और कुछ ऐसे क्षेत्र बचे हुए थे प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें कहा गया है, वो जिन्हें डिसाइड नहीं किया गया, जिन पे कोई निर्णय नहीं लिया गया कि भविष्य में उनके साथ क्या होगा। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर डिसमल। इस तरीके से कई लोग जो थे उनकी समस्याएं जो थी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कई लोगों की बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। ऑल ऑफ दीज इश्यूज़ प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। और ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संगठन था, उसके दिमाग में, उन सभी मेंबर्स के दिमाग में ये बात चल रही थी। एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग किया। दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट। और बच्चों यहाँ पर देखिए, डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया, विजनरी डॉक्यूमेंट कहा गया है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें दिशा निर्देशन करता है, जो हमें हमारा दृष्टिपात करता है, या फिर यूँ कहें कि हमें एक मार्गदर्शन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम विजनरी डॉक्यूमेंट इसीलिए कहते हैं। रिफ्लेक्ट्स आर एस्पेक्ट ऑफ द मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रेजेंटिंग नेशनल यूनिटी। और अखंडता में एकता किस तरीके से स्थापित की जाए, यही हमारे संविधान की मूलभूत धारणा रही है और यही हमारे मूल संविधान की विशेषता रही है। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives। और इसमें स्पष्ट इन चीज़ों को दर्शाया गया है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरीके से चुने और किस तरीके से अपने सरकार बनाए। इन चीज़ों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण लक्षण हैं, वो क्या क्या हैं। वाइल रीडिंग दीज कीप इन माइंड द अबव मेंशन्ड कंसर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी यूनिटी सोशियो इकोनॉमिक। सबसे पहले हमें जो हमारे देश में विभिन्नताएं रही हैं, जैसे कि बोली की विभिन्नता, कल्चर की विभिन्नता, ये सभी चीज़ें जो है, भाषा की विभिन्नता, ये सब होने के बावजूद भी यूनिटी मीन्स जिसे हम कहते हैं अखंड कई खंड होने के बावजूद भी, कई पार्ट होने के बावजूद भी हमारा देश क्या है, अखंड भारत है, यूनिटी है, एकता है यहाँ पर। और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म और इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक धारणाओं को भी लागू करना, रिप्रेजेंटेशन तैयार करना, दैट द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद। और जितने भी इसके ऑथर्स थे उन सभी ने इन सभी चीज़ों को विशेष ध्यान दे करके तैयार किया। और इसके साथ साथ क्या, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दिस कंसर्न्स विद देयर commitment to transforming independent India into a strong democratic society।
और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी गारंटी ली कि हम जब हमारा देश स्वतंत्र होगा और स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में सामाजिक समानता आएगी और सामाजिक और राजनीतिक और प्रजातांत्रिक मजबूती होगी हमारे समाज में। आगे हम बात करते हैं बच्चों फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का बच्चों मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड कंस्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिट्स। इसका मतलब होता है, हम इसे संघवाद भी कह सकते हैं। संघवाद का मतलब होता है कि जैसे हमारे देश का जो संविधान है वो फेडरलिज्म है कि हमने क्या किया हुआ है, केंद्र की सरकार अलग है और राज्यों की सरकार अलग है। इसके ज़रिए से क्या होता है, मतलब एक वह संगठन या वह सरकार जिसमें कई लेवल गवर्नमेंट के होते हैं। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंट्रल लेवल। भारत में जो सरकार बनाई जाती है तो वो 2 लेवल से बनाई जाती है। एक तो आपकी सेंट्रल लेवल का हो गया, सेकेंडली आपका स्टेट लेवल का हो गया। उसके बाद फिर पंचायती राज आता है जो 3rd टायर आता है। तीसरा जो स्तर है वो कौन सा है आपका, वो पंचायती राज का होता है ऑफ गवर्नमेंट। एंड यू हैव रीड अबाउट इन दिस इन योर क्लास 6th बुक। क्लास 6 में आपने इसके बारे में, पंचायती राज के बारे में पढ़ा होगा। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7th। और इसके फंक्शन क्या होते हैं वो क्लास 7th में पढ़ाया गया। और उसके बाद फिर आगे एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस वर्ष हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में और अधिक जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके साथ साथ क्या है, द वास्ट नंबर ऑफ communities in India means that a system of government needed to be divided that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone। अब यहाँ पर क्या है, भारत में जो the vast number of communities in India means that अधिकतर समुदाय के लोग ये मानते हैं कि जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं वो दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू डिवाइस दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन्स सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। और ये इसलिए भी है कि जो नई दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है वहाँ पर बैठे हुए लोग ही पूर्ण रूप से निर्णय लेने का अधिकार उन्हें न हो, बल्कि बाकी अन्य लोगों को भी निर्णय लेने का अधिकार हो। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी की गई है। और instead it was important to have another level of government in the states too, so that decisions could be made for that particular area। अब यहाँ पर क्या है, देखिए बच्चों, मैंने पहले बताया नहीं कि किस क्षेत्र में किस चीज़ की ज़रूरत है, इसका निर्णय कौन ले पाएगा। इसका निर्णय वही क्षेत्र ले पाएगा जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है। तो उसका निर्णय लेने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगी तो किसके लिए बनाएंगी, अपने रीजन का, अपने क्षेत्र का डिसीजन लेने के लिए। अपने क्षेत्र में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, हमारे यहाँ कैसा क्लाइमेट है और हमारे यहाँ का जो भौगोलिक एरिया वो किस प्रकार का है, उसी के हिसाब से हमारे क्षेत्र के लिए पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाएगा और योजनाएँ भी हमारे उसी हिसाब से लागू की जाएंगी। इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए हमारे संविधान ने फेडरलिज्म को फॉलो किया है और फेडरलिज्म ने इसका बहुत बड़ा, अगले क्लास में आपको फेडरलिज्म अपने आप में एक न्यू चैप्टर मिलेगा 9th क्लास में बच्चों। इसलिए आप ढंग से समझने का प्रयास करें तो नेक्स्ट ईयर आपको इजी रहेगा। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑन सर्टेन इश्यूज़। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनके क्या क्या उन्हें ज़रूरत है, किस तरीके से, इसके आधार पे वो अपने अपने राज्य के हिसाब से सरकार चलाते हैं और उन्हें उसी हिसाब से सुविधाएं दी जाती हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों, और जो कई ऐसे नियम हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं वो हर राज्य पर सूट नहीं करते, सूटेबल नहीं होते हैं। पर्टिकुलर राज्य के लिए अलग अलग, कई ऐसे राज्य हैं जिनके लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल इज द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। और प्रत्येक टायर में
गवर्नमेंट क्या करती है, कानून बना सकती है। जैसे कि कानून बनाने का अधिकार किसे है, आपको पता होगा, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, दोनों मिलकर के किसी भी प्रकार के संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, कोई नया कानून बनाते हैं, और दोनों सदनों की इसमें सहमति बहुत ज़रूरी होती है। आगे अगले जब 9th क्लास में आएंगे तो डिटेल में ये पढ़ाया जाएगा आपको। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं, the constitution contains lists that detail in the issues that each tier of government can make laws on. In addition, the constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does. और अब यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा, जो विभिन्न सरकारों को जो पैसा दिया जाता है वो विकास के लिए कहाँ से आता है। जो कानून बनाए जाते हैं, जो बिल पास किए जाते हैं लोकसभा में, वो बिल जो है वो उसी से पैसा आता है, विभिन्न राज्यों को पैसा बांटा जाता है, जो भी टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता है, रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है उनके विकास के लिए। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अब देखिए फेडरलिज्म की एक और बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य जो सरकारें हैं वही इसका हिस्सा नहीं होती हैं, बल्कि इसके साथ साथ क्या है, संविधान में जिस तरीके से बनाया गया है उस तरीके से और भी जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट होती हैं ईच लेवल पे, वो भी इसकी हकदार होती हैं, उन्हें भी इसमें पार्टिसिपेट करने का हक होता है। ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्नड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इस तरीके से सरकार बनाने के लिए उन सारे नियम कानून का पालन सभी को करना पड़ता है जितने लोग इससे जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी जो सरकार है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। जैसे कि पार्लियामेंट में जो भी नए कानून बनाए जाते हैं, जो भी अमेंडमेंट होते हैं बच्चों, वो कहाँ होते हैं, वो पार्लियामेंट में होते हैं। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो हमारे नेता होते हैं, जिन्हें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो हमारे आपके सभी के द्वारा तो इलेक्ट होकर के जाते हैं। जो इन्हें हम प्रतिनिधि, हिंदी शब्द इनका है प्रतिनिधि कहा जाता है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं उन सबको हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। योर क्लास 7th बुक बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वॉज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। अब देखिएगा, चलिए ठीक है, उनकी स्टोरी को छोड़िएगा, यहाँ पर आप ये सीन देख सकते हैं। आप लोग वास्तविक सीन देखते होंगे, जब भी इलेक्शन होता है तो क्या होता है, सब लोगों को लाइन में लगना पड़ता है अपना वोट डालने के लिए, क्योंकि हमारे वोट से सरकार बनती है। हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है वही आगे चल के अगर वो जीत जाता है तो वो सरकार का हिस्सा बनता है और वो शासन करने वालों में सम्मिलित होता है। और हमारी क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं, जो भी हमारे क्षेत्र को ज़रूरत होती है, उन सभी चीज़ों को लेकर के वो लोकसभा विधानसभा में क्वेश्चन अराइज करता है और उससे हमारी सुविधाएं पूर्ति होती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए लाइन लगी हुई है, किसके लिए, ये वोट डालने के लिए लाइन लगी हैं। आप लोग जानते होंगे आजकल तो खूब इलेक्शन होते हैं। हो सकता है बच्चे आप ये कहो कि खूब इलेक्शन पहले नहीं होते थे, का बिल्कुल सही बात है। अब इलेक्शन कुछ इलेक्शन पहले भी होते थे, लेकिन अब कई चीज़ें इलेक्शन के तौर से आ गई हैं, इसलिए इलेक्शन यूँ ही मान लो कि अब इलेक्शन कुछ ज़्यादा ही होने लगे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करें यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस क्या होता है। ये यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस जो होता है उसका मतलब होता है कि भारत में क्या किया गया है, भारत में क्या किया गया है, एक यहाँ पर वर्ड आता है यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस फॉर ऑल सिटीजन्स। मीन्स भारत में सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार जो मिला हुआ है, जिसकी उम्र तय की गई है 18 ईयर की, उसे हम यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। ये सभी नागरिकों को अपना नेता चुनने का हक है, उसी के तहत यहाँ पर ये इस चीज़ को रखा गया है, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस कहते हैं। इसके साथ साथ बच्चों क्या है, व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस। अब यहाँ पर क्या है, जब संविधान हमारा बनाया गया था तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे संवैधानिक सभा में, और वो सभी लोगों ने क्या किया,
इस चीज़ को प्राथमिकता दी कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ भीड़ है, उस भीड़ से कैसे पता लगेगा कि किस नेता को वो चुनना चाहते। इसलिए हमने वोट का अधिकार दिया, सभी को वोट देने का अधिकार, जिसे सिटीजन कहा जाता है, जिसके ज़रिए से एंड दैट दिस वुड हेल्प एनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज़। कई बार क्या है कि कहीं किसी तरीके से किसी भी जाति वर्ग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, किसी को परेशान न किया जाए, इन चीज़ों को भी विशेष ध्यान में, और जेंडर के आधार पे परेशान न किया जाए, इन चीज़ों को भी विशेष ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके ज़रिए से, इलेक्शन के ज़रिए से भारत के लोग अपने सरकार को अपने इलेक्शन के ज़रिए से चुन सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, अपने नेता को चुन सकते हैं और सरकार बनाने के लिए भेज सकते हैं। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री रेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड, और ताकि हर व्यक्ति और हर नागरिक को अपने सामाजिक जो उसकी सामाजिक उसकी जो बैकग्राउंड रही है, जो उसका सामाजिक कल्चर रहा है और सामाजिक जो उसकी भूमिका रही है और पृष्ठभूमि रही है, उन सभी का रेस्पेक्ट हो सके और सभी लोग आराम से रह सकें। कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शंस, जिसके ज़रिए से इलेक्शन ही एक सबसे अच्छी प्रणाली माना गया। और इसके साथ साथ क्या है, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और इन सभी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें हम अपना प्रतिनिधि कहते हैं, वो प्रतिनिधि की जिम्मेदारी, अकाउंटेबल मीन्स वो सभी लोगों के जितनी जहाँ पर का वो प्रतिनिधि होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराए क्षेत्र में। यू विल रीड मोर अबाउट व्हाई रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन यूनिट 2 ऑफ दिस बुक। अब हमें यहाँ पर यह जानने को मिलेगा कि किस तरीके से जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है वो कई बार ख़तरनाक हो जाता है, कई बार हम जो उसके फंक्शन होते हैं उनके आधार पर नहीं काम कर पाता। यूनिट 2 जो इस बुक की है उसमें पढ़ने को मिलेगा आपको, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब हम बात करते हैं कि पावर्स को हमने किस तरीके से सेपरेट किया, मीन्स अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से पावर दिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम मान सकते हैं कि आपके घर में आपके पापा मालिक होते हैं, सभी थोड़ी मालिक होते हैं। जब आपके पापा मालिक होते हैं बच्चों, तो वो क्या करते हैं कि घर में किसी व्यक्ति को क्या काम करना है और घर में किस व्यक्ति को क्या काम करना, सबके लिए अलग अलग काम सौंपा जाता है। तो उसी तरीके से हमारे देश में हम सभी लोगों को, या फिर यूँ कहें कि सभी प्रदेशों को और उन सभी को अपना अपना काम सौंपा गया है। और इसके साथ साथ जो सरकार बनती है, सरकार में जितने भी मेंबर्स जाते हैं, उन मेंबर्स को अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ दी जाती हैं, मंत्रालय दिए जाते हैं, ताकि वो अपने अपने मंत्रालय की देखरेख करें और देश की व्यवस्थाओं को मेंटेन करें। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम संविधान के आधार पर देखते हैं, सरकार के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? दीज आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें हम लेजिस्लेटिव के तहत लाते हैं, चाहे वो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ये क्या है, ये लेजिस्लेचर्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेकंड एग्जीक्यूटिव, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, आपका एसएसपी हो गया, एसपी हो गया, आईजी हो गया, डीआईजी हो, ये क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हो गई। उसके बाद हमारी न्यायपालिका होती है। इस तरीके से जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव को प्रशासनिक प्रणाली कहते हैं, ठीक है ना। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो अच्छा यहाँ पर देखिए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये सब किस पे डिपेंड है, लेजिस्लेचर पर डिपेंड होते हैं। और लेजिस्लेचर किस पे डिपेंड होते हैं, सिटीजन्स पे डिपेंड होते हैं। तो वो जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उन्हें हम चुन करके भेजते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, द एग्जीक्यूटिव इज़ द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। सरकार ने जो भी कानून बनाए, उन कानून का पालन कराने के लिए, करवाने के लिए और करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एग्जीक्यूटिव का यूज़ किया जाता है। बहुत छोटा ग्रुप होता है, मीन्स ये सभी विभिन्न प्रकार के टेस्ट पास करके आते हैं, तब जाकर के अधिकारी बनते हैं। और अधिकारी बन करके ये क्या करते हैं, जो
लेजिस्लेचर के जरिए से जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उनका पालन करते हैं और आम जनता से उसका पालन कराते हैं, जिसे हम इसके साथ साथ हम बात करते हैं द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक। जुडिशरी के बारे में यूनिट 3 में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री, जो हमारे देश में न्यायालय हैं वो उनकी क्या भूमिका है, उस सब चीज़ बाद में देखने को यूनिट 3 में आपको पढ़ने को मिलेगी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, अगर सरकार के किसी भी ब्रांच के द्वारा, शाखा के द्वारा किसी भी प्रकार की अगर नियम का मिसयूज़ किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, इस समय हमारा संविधान हमसे कहता है प्रत्येक जो ऑर्गन्स होते शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, सभी के पास अलग अलग शक्तियाँ दी हुई अपने अपने पावर का सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और सरकार के जो अन्य ऑर्गन्स होते हैं उनका जानकारी हासिल की जाती है और उन्हें उनकी निगरानी भी की जाती है। एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। इससे क्या होता है कि तीनों में आपस में एक संतुलन बना रहता है बच्चों। इस संतुलन को बनाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो ये आपके लिए ब्लू लाइन में दिया हुआ है इसे आप खुद पढ़िएगा क्योंकि ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। देखिए बहुत ज़रूरी है ये, हमारे मूलभूत अधिकार क्या हैं। अगर हम अपने देश में जहाँ रह रहे हैं हमें अपनी मूलभूत जिम्मेदारियां हमारी क्या हैं और हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं और हमें क्या क्या अधिकार हैं हमारे, उन सभी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बच्चों यहाँ पर सीखेंगे। द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सब भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण ढांचा अगर है तो वो फंडामेंटल राइट्स है, जो सभी को मिला हुआ, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग महिलाएं सभी को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी व्यक्तियों को मिला हुआ। कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशन ऑफ स्टेट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिज्म। हमारे नेशनलिस्ट हमारे राष्ट्र में जो कॉलोनियल सिस्टम था और जो ब्रिटिश शासन था उसने इस प्रकार की भ्रांतियाँ पैदा कर दी थी कि हमें फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत पड़ गई। लोग उस समय ये कहते थे हमें तो कोई हमारी सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं है, तो इसलिए हमारे संविधान ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जो फंडामेंटल राइट्स के तहत हैं। आगे बढ़ेंगे हम और इससे समझेंगे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं। Therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state। केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी राज्य के द्वारा उसे कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं उनका सबका जानकारी होना और राज्य के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, सबकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। ये संविधान सिखाता है। और हमारे संविधान से क्या मिलता है, ये संविधान हमारी जो इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स, हर राज्य के लिए अलग अलग उनके कल्चर भौगोलिक हिसाब के हिसाब से वहाँ पर संविधान में व्यवस्था लागू की गई है। और जो व्यवस्था लागू की गई है सबकी अपनी अपनी लगभग कुछ तो समानताएं हैं लेकिन कुछ कुछ असमानताएं भी हैं। मोर ओवर द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ऑल्सो एक्सप्रेस द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स। और विभिन्न प्रकार के संविधान हमारे पास अधिकार हैं जो हमारे संविधान में इंक्लूड किए गए हैं और जो कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न संगठनों को, समूहों को की रक्षा करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट द मेजॉरिटी। और हमारे संविधान ने जो निम्न वर्ग होता है उस निम्न वर्ग की रक्षा करने के लिए भी जो मेजॉरिटी वर्ग होता है उससे किस प्रकार से रक्षा की जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, ये भी हमें दिया है हमारे फंडामेंटल राइट्स के में, हमारे संविधान में। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स, देयर ऑब्जेक्ट टू इट इज़ टू फोल्ड। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को दो भागों में बांटा था। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। जितने भी अधिकार होते हैं उन सभी को हर प्रत्येक नागरिक अपने क्लेम करने के लिए अपनी उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अधिकारों का क्लेम कर सकता है। एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी
बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। और जो बाइंडिंग अथॉरिटी होती है उस बाइंडिंग अथॉरिटी की भी ये बाइंडिंग अथॉरिटी की भी ये जिम्मेदारी है, उस अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के हमारे जो लॉज हैं, जो हमारे कानून हैं, उनका हम पालन करें। और इसके साथ साथ क्या है, इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी के आधार पे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल मीन्स एक ऐसे सिद्धांत भी लागू किए गए हैं जो कि वो राज्य अपने हिसाब से अपने यहाँ सुधार कर सकता है। दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संवैधानिक सभा के द्वारा और जो संगठन था उसके द्वारा ये डिज़ाइन इनका किया गया है। इसके ज़रिए से हमें क्या मिलता है, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें हमें सामाजिक और आर्थिक जो सुधार होते हैं उन्हें करने को मिलता है। एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडिया स्टेट टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज़ दैट हेल्प रिड्यूस द पावर ऑफ मासेस, पॉवर्टी ऑफ मासेस। लोगों की गरीबी है उसे किस तरीके से दूर किया जाए, ये सभी चीज़ें भी इसके ज़रिए से हमें देखने को मिलती हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर देखिएगा ये हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। नंबर 1 है हमारा बच्चों फंडामेंटल राइट, ये क्या है, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में बच्चों क्या होता है, समानता का अधिकार, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे किसी भी कहीं भी जन्म उसका हुआ हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, या कॉमन जेंडर में हो, किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो दुकान चलाना चाहता हो, चाहे वो मैदान में खेलना चाहता हो, किसी स्कूल में पढ़ना चाहता हो, चाहे वो होटल में जाना चाहता हो, चाहे वो साइकिल चलाना चाहता हो। मीन्स समानता का अधिकार हर क्षेत्र में दिया हुआ है। हर व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, हर व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है, हर व्यक्ति पढ़ा सकता है, हर व्यक्ति विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनमें जाकर के अपना अधिकार ले सकता है। ये हमें फंडामेंटल राइट के ज़रिए से मिला है। आगे बढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम की तरफ। राइट टू फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है फंडामेंटल राइट्स की तहत कि हर व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से कहीं भी घूम सकता है जहाँ पर दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना हो, और कोई भी किसी भी प्रोफेशन को अपना सकता है, और किसी प्रकार के व्यापार कर सकता है, किसी ऑक्यूपेशन को अपना सकता है, वो स्वतंत्र है। और अगला जो थर्ड हमारा राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर किसी भी तरीके से आपका शोषण हो रहा है, जैसे कि बच्चों इसका मतलब होता है, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, चाहे वो बच्चा हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो। जैसे आप पुरुष हैं और आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या महिला हैं कहीं जॉब कर रहे हैं, तो मालिक के द्वारा आपका शोषण किया जा रहा है, तो फंडामेंटल राइट आपको दिया है हमारे संविधान ने, मूलभूत अधिकार हमें दिया हुआ है, और उसके तहत हम अपने ऊपर होते हुए अत्याचार को रोक सकते हैं, और उसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो। और कई बार ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा जैसे कि दबाव से कोई आपसे लेबर करवाता है, और किसी तरीके से छोटे जो बच्चे होते हैं अंडर 14 ईयर, उन बच्चों से अगर कोई भी खेतों में काम करवाता है, फैक्ट्री में काम करवाता है, ये सभी जो है वो फंडामेंटल राइट के तहत आते हैं, या शोषण के विरुद्ध अधिकार अधिनियम है ये। जैसे कि मोस्टली क्या होता है, सपोज दैट गांव में एक चीज़ देखने को मिलती है बच्चों, आप समझ सकते हैं। सपोज दैट आपके गांव में कोई ज़मींदार व्यक्ति है, उसके ज़मीन को आप बटाई पे या फिर उगाई पे करते हो, और वो क्या करता है, उसके घर में छोटा मोटा जब काम आ जाता है, कहता है मेरी भैंसों को पानी पिला दो, मेरे ये घर की सफाई कर दो, जाओ सब्जी ले आओ, या फिर मेरा बच्चा वहाँ फलानी जगह पर जा रहा है, उसे वहाँ छोड़ आओ। इस प्रकार की जो है ये शोषण है। इस प्रकार के शोषण में कोई भी जीने का कोशिश न करे। अगर आप उसकी ज़मीन बटाई पे कर रहे हो तो उसका हिस्सा आप मेहनत कर रहे हो,
और लागत भी लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो हिस्सा आपका बनता है, आप अपने मेहनत का ले रहे हो, आपको बेगार के लिए नहीं बने, जिसे हम बेगार कहते हैं, मोस्टली बेगार प्रथा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म में रहने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति जिस धर्म में चाहे उस धर्म में जा सकता है। किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म विशेष धर्म के प्रति रोक टोक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हमारे जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सभी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की संस्कृति अपनाने का अधिकार है, और इसके साथ साथ किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है। अगर कोई भी संस्थान आपको मना करता है कि नहीं आप फलाने धर्म के हो या आप फलानी जाति के हो, आपके साथ किसी भी तरीके से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, और वो भी आपको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। 6th है बच्चों आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सभी नागरिकों को उन्हें बराबर का अधिकार मिला हुआ है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से आपको किसी भी स्तर पे वायलेट नहीं कर सकता है, आपके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकता है, ये आपको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, क्या है वो देखिएगा, जो ब्लू कलर में आ रहे हैं ये देखिएगा यहाँ पर, विच फंडामेंटल राइट्स विल द फॉलोइंग सिचुएशंस वायलेट इफ अ 13-year-old चाइल्ड इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स। जैसे कि कारपेट या किसी फैक्ट्री में 13 ईयर का बच्चा अगर है, अगर वो काम कर रहा है, तो कौन सा कानून फंडामेंटल राइट मिला है जिसके तहत उसे रोकना चाहिए। इफ़ अ पॉलिटिशियन इज़ वन स्टेट डिसाइड टू नो अलाउ लेबरर्स फ्रॉम वन अदर स्टेट्स टू वर्क इन दिस स्टेट, ये किस फंडामेंटल राइट के तहत लिया गया है। बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप डीपली स्टडी करिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करिएगा। आगे चलते हैं, आगे है बच्चों आपका सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है, हमारा देश जो है वो सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, जिसका हिंदी शब्द होता है धर्मनिरपेक्ष, का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी धर्म को विशेष वरीयता नहीं दी गई है, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है, इसलिए हम इसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं बच्चों। और इसी धर्मनिरपेक्षता के तहत हम सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को विशेष वरीयता नहीं है। जहां हमारे देश में जितने धर्म के लोग रह रहे हैं, सभी धर्मों को बराबर का अधिकार मिला हुआ है, और सभी धर्म अपने अपने धर्म को लोगों के साथ मिलजुल करके अपने धार्मिक त्यौहार वगैरह ये सभी मना सकते हैं। अब हम इस बच्चे इसमें समझेंगे क्या है। यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज इन विच अ कंट्रीज हिस्ट्री ऑफ determines the kind of constitution that a country adopts for itself। अब हमारे देश ने कई विभिन्न देशों का संविधान मिला करके स्वीकार किया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा देश एक संविधान के तहत इस तरीके से बंधा हुआ है कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। और द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द ideas that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us। हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी होती है अपने अपने नागरिकों की रक्षा करना, अपने सिटीजन्स की जो उनके विचारधाराएं हैं, उनके विचारधाराओं को लेकर के विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में क्वेश्चन राइज करना, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ साथ क्या है, उनकी सबकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपने सभी नागरिकों की विशेष रक्षा करें। इसके साथ साथ क्या है बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि आपको फुटबॉल के गेम में शुरुआत में बताया गया था कि क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या कानून फुटबॉल के बनाए गए हैं, उनके तहत हमें खेल खेलना पड़ता है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिसी। आप देखिए पोलाइटी, कई प्रकार के
लचीले, हमारा भारतीय संविधान काफ़ी लचीला है। इस लचीले संविधान के तहत कई अमेंडमेंट भी होते रहते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। और अगर हमने महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन कोई किया तो ये समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए कुछ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कभी नहीं बदल सकते। बाकी सब में बदलाव हो सकता है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हुए वो कभी भी नहीं बदल सकते। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इट नीड्स टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट हैज़ रिसेंटली बिकम अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। पुराना संविधान था, उसके संविधान के तहत अलग था। नेपाल का आपने स्टोरी पढ़ा, उसमें देखा कि जो नया संविधान वहाँ पर लागू किया गया वो बिल्कुल हटके था पुराने संविधान से। द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंड अबव इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ दैट आर ऑफन नॉट ईजी टू ग्रैस्प। और क्या है इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इसके साथ साथ क्या है बच्चों, हमारे संविधान के इतने विलक्षण लक्षण हैं, इतने लक्षण हैं, इतनी धाराएं हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल संविधान है, इसमें कॉम्प्लिकेटेडनेस बहुत है। लेकिन इसे स्वीकार करना बहुत आसान चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए चिंता मत करिएगा। इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। अगली क्लास में जब आप हाई स्कूल में 9th क्लास में आएंगे और 10th क्लास में आएंगे और उसके बाद आगे क्लासेस में जब बढ़ते चले जाएंगे, आप बड़ी क्लासेस में बढ़ते चले जाएंगे तो आपको इन सभी के बारे में जानकारी मिलती चली जाएगी। आगे हम बात करते हैं बच्चों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशंस फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है हमारे संविधान में। फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर व्हाट दिस इंक्लूड एंड व्हाई इट इज़ important for citizens in democracy to observe these. Illustrate each of the 11 fundamental duties with drawings, pictures, poems or songs and discuss them in the classroom. बच्चों आपको क्या करना है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मैंने आपको 6 फंडामेंटल राइट्स बताए, उसके बाद आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम आपको बताएंगे। आप अपनी तैयार कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है हमारी सबकी वो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। उसका हम एक स्ट्रक्चर तैयार करके या फिर कोशिश ये करेंगे एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक टेबल बना करके आपको दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, वाई डज डेमोक्रेटिक कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, किसी प्रजातांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ द 2 डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो। द फर्स्ट कॉलम इज फ्रॉम 1990 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकंड कॉलम इज फ्रॉम मोर रिसेंट इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। यहाँ पर देखिए एक पुराना संविधान है और एक नया संविधान, दोनों संविधानों में कितना अंतर है वो बच्चों आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीन को शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर, और थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। ये यहाँ पर देखिए बच्चों, ये स्क्रीन को शॉर्ट मैंने कर दिया है और आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल में, और स्क्रीन शॉट ले करके वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट ले करके आप इन्हें समझ सकते हैं। और वैसे तो मैंने पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया। अब इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आप स्वयं बनाएं, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ क्वेश्चन तो मैं सभी के लिखा दूंगा, लेकिन आप क्या सीखेंगे, इसलिए आपको सीखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या की फीचर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर जैसे फेडरलिज्म किसे कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स किसे कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आप अपने स्तर से बनाइए, लिखिएगा। और यहाँ पर बच्चों देखिए क्या है, यहाँ पर एक दिया हुआ है, इसमें कलर करना है, कलर इन द फॉलोइंग कंट्रीज इन दिस मैप। हमें यहाँ पर अलग अलग देशों को कलर करना है। कलर इंडिया इन रेड, भारत को रेड कलर से कलर करना है, और नेपाल को ग्रीन कलर से कलर करना है, बांग्लादेश को यहाँ पर येलो कलर से कलर करना है। बच्चों देखिएगा, मैं आपको बता दूं, आपका ये है, ये देखिए ये नेपाल है, ये क्या है, ये नेपाल का क्षेत्र है,
ये आपका बांग्लादेश है और ये आपका भूटान है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैप आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैप कंप्लीट करके इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अपने स्क्रीन को और अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करिएगा। थैंक यू बच्चों। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट इस वीडियो का फिनिश हुआ। आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिनिश हुआ। भारतीय संविधान हमारा कैसा है, और मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप लोग प्रत्येक वीडियो को दूसरे बच्चों तक लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि हर बच्चा इस वीडियो का लाभ उठा सके और हर बच्चे को ये वीडियो मिल सके। और सावधानी पूर्वक वीडियो को सुनिएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत खुश मिलेगा। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, अगर पेरेंट्स लास्ट में सभी बच्चे पेरेंट्स को भी लास्ट में मेरा मैसेज हर बच्चे को दिया जाता है, हर वीडियो में कोई ना कोई मैसेज दिया जाता है, तो उसे भी आप समझ लें। मैं आपसे और आपके पेरेंट्स से सभी से मैं कहना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस कई प्रकार से बेनिफिशियर हैं। एक तो आपको आने जाने में कुछ भी नहीं खर्च करना पड़ रहा है, दूसरा आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचे हुए हैं, थर्डली एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, फोर्थली आपके कपड़े गंदे नहीं हो रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन की चीज़ होती है जो एक बार मिलती है वो क्या है? समय। समय बहुत ही बलवान, शक्तिवान, महत्वपूर्ण होता है और समय का ख्याल रखिएगा। जिसने समय का सदुपयोग करना सीख लिया वो समझ लीजिएगा। इस यहाँ पर ये एक गिलास दिया हुआ है, इस गिलास को तो सभी ने देखा होगा। मैं समय की बात इसके साथ करता हूँ, इसे हम समय के साथ कैसे जोड़ेंगे बच्चों, इसे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि ये जो यहाँ पर आपके सामने ये मिरर है, इस मिरर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उन्हें देखने के लिए किया जाता है। एक कार्य तो सभी बच्चों ने किया ही होगा कि जैसे इसे आप इस मिरर को लें, और कई बच्चों ने शायद ये प्रैक्टिस किया होगा कि इससे आप अपना पेपर जलाते हो। पेपर जलाने का काम किया है? नहीं किया तो करके देख लेना। अब पेपर कैसे जलता है? क्या आप पेपर पे इस दर्पण को, लेंस को रख दोगे, जल जाएगा? नहीं जलेगा ना। क्या बहुत दूर कर लोगे, जल जाएगा? नहीं जलेगा ना। उसे एक निश्चित दूरी पर और निश्चित डायरेक्शन में ला करके स्टैंड करना पड़ेगा, एक जगह स्थायी रखना पड़ेगा, करके रखना पड़ेगा, तब जा कर के पेपर जलेगा। और ऐसा भी नहीं कि आप हाथ हिलाते रहोगे तब भी पेपर जल जाएगा। तो उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा ताकि वो पेपर जल जाए। उसी प्रकार से इससे आप एग्जाम्पल लीजिएगा इस लेंस से। उसी प्रकार से हमारा जीवन है बच्चों। हम अपने जीवन में सही समय पर सही कार्य पर फोकस नहीं करते हैं तो उसी तरीके से रह जाता है जिस प्रकार से इस लेंस से वो व्यक्ति पेपर कभी नहीं जला सकता है जो निश्चित दूरी पर और निश्चित समय तक फोकस लगा करके लेंस को स्थायी नहीं रखता है। तो हमारा जीवन भी उसी तरीके से, जब तक हम अपने जीवन के जो भी हमने लक्ष्य बनाए हैं उनके लिए हम फोकस नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी लक्ष्य में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हर लक्ष्य में कामयाब होने के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा और एक पेशेंस भी रखना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा और एक समय भी देना पड़ेगा। उसी के साथ जा कर के हम अपने उस हर फोकस को कंप्लीट कर पाएंगे या अपने टारगेट को भेद पाएंगे जो हमने टारगेट अपना बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।